नमस्ते एंड वेलकम टू कोवी टॉक्स, एन इनिशिएटिव बाय अनामे हेल्थ अवेयरनेस। मैं आपका होस्ट आलेख लहरी। कोवी टॉक्स के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रमोद मुंद्रा सर। सर आज कोविड से जुड़े सवालों के उत्तर देंगे एंड हमारे सवालों के भी उत्तर देंगे। डॉक्टर प्रमोद मुंद्रा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोवी टॉक्स पर। नमस्कार जी। सर, पहला सवाल जो आजकल बहुत चर्चा में है कि क्या इस कोविड वेव में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी कराना सेफ है? यस, कोविड वेव में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हम सेफली कर सकते हैं। जी। यूजुअली जिस भी हॉस्पिटल्स में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी होती है वो पूरी तरह से सावधानी लेकर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया करते हैं। जैसा हमारे हॉस्पिटल में जब भी किसी पेशेंट का एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कुछ करना होता है, उसे सबसे पहले हम क्लिनिकली इवेलुएट करते हैं कि कहीं उसे सर्दी खांसी बुखार या कोविड के कोई भी सिम्टम्स तो नहीं है, ऑक्सीजन कम तो नहीं हो रहा है। यदि ये सारी चीजें नहीं है तो उसके बाकी टेस्ट के साथ में एक एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है। यदि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी अर्जेंट है तो हम एंटीजन टेस्ट करते हैं, और यदि अर्जेंट नहीं है, इलेक्टिव है, तो हम आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं। और इतना खातरी करने के बाद ही हम पेशेंट को एंजियोग्राफी रूम में लेते हैं। एंजियोग्राफी करने वाला जो तज्ञ टीम होता है, इसमें से किसी को भी कोविड के मामूली से सिम्टम्स होने पे भी उसको टीम से अलग किया जाता है कि उससे संक्रमण का खतरा ना बढ़े। जी। उसी तरह हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसका हम पूरी तरह उपयोग करते हैं। यदि कभी आप हमारे हॉस्पिटल में आए और देखेंगे तो किसी भी स्टाफ मेंबर का मास्क नाक के नीचे नहीं जाता है। किसी भी हालत में हर स्टाफ मेंबर डबल मास्क यूज करता है, और उसके बाद भी वो मास्क नाक के ऊपर ही चढ़ा कर रखा जाता है। तो उसी तरह हम लोग सैनिटाइजर का उपयोग भी बहुत बार बार करते रहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत बार मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जब तक हम पेशेंट के पास नहीं जाएंगे काम किस तरह करेंगे। जी। जिस समय हम पेशेंट को एंजियोग्राफी के लिए लेते हैं उस समय एंजियोग्राफी टेबल को सैनिटाइज करके उसके बाद पेशेंट को वहां पर लिया जाता है। एंजियोग्राफी का जो टेबल है उस टेबल पर और पेशेंट और ऑपरेटर, ये दोनों के बीच में हम एक शील्ड डालते हैं। ये जो शील्ड रहता है, ये शील्ड पेशेंट से डायरेक्ट ट्रांसमिशन डॉक्टर को, या डायरेक्ट डॉक्टर से डायरेक्ट ट्रांसमिशन पेशेंट को हो सके उसको रोकता है। हेड एंड पे जो जी। एनेस्थेटिस्ट होता है, वो एनेस्थेटिस्ट भी अपने प्रोटेक्शन के लिए मास्क यूज करता है, मास्क के साथ में फेस शील्ड यूज करता है। और उसी तरह यदि जरूरत रही तो हम पेशेंट का फेस तो मास्क से कवर करते ही हैं, लेकिन जरूरत रहने पे पेशेंट का मुंह भी फेस शील्ड से कवर किया जाता है। इस तरीके से हम पूरे प्रिकॉशन लेके एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं। और इस कोविड दौर में भी, ये इस कोविड काल में भी मेरे हॉस्पिटल में कम से कम हर महीने 25 से 30 एंजियोप्लास्टी और करीब 100 से सवा 100 एंजियोग्राफी हर महीने हम कर रहे हैं। तो जी। और अभी तक हमने एक भी संक्रमण के केस की पेशेंट से डॉक्टर को, मेडिकल टीम को, या मेडिकल टीम से पेशेंट को कोविड हो गया है, ऐसा एक भी केस हमारे हॉस्पिटल में नहीं मिला है। जी। मैं आशा करता हूँ सर कि इस क्वेश्चन से जो लोगों में मिसकंसेप्शन और डर था वो दूर हुआ होगा। सर, इसी से जुड़ा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या पेसमेकर और एंजियोप्लास्टी के पेशेंट्स सीटी स्कैन करवा सकते हैं? बिल्कुल, पेसमेकर के जो पेशेंट रहते हैं उनको एमआरआई करवाने में प्रॉब्लम है। जो जी। ओल्डर जनरेशन के पेसमेकर्स आते थे उसमें एमआरआई करवाने में इश्यू होती थी, और उनको एमआरआई करवाना एडवाइजेबल नहीं होता है। जो नए जनरेशन के पेसमेकर्स आ रहे हैं वो एमआरआई सेफ हैं, वो पेसमेकर रहते हुए भी एमआरआई किया जा सकता है। उसी तरह जब एंजियोप्लास्टी करके हम स्टेंट डालते हैं तो पहले 4 हफ्ते एमआरआई करने के लिए मना करते हैं, लेकिन उसके बाद में एमआरआई किया जा सकता है। लेकिन सीटी स्कैन करते समय इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिन पेशेंट्स को पेसमेकर या एंजियोप्लास्टी किया गया है, जिनको बाईपास किया गया है, वो सेफली सीटी स्कैन करवा सकते हैं, उसमें कोई भी रुकावट हमें नहीं आती है। जी। जी। सर, इसी पेसमेकर और एंजियोप्लास्टी से जुड़ा सवाल कि क्या यही पेशेंट्स वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगवा सकते हैं। जिन पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ है या एंजियोप्लास्टी की हुई है और उन्हें ब्लड थिनिंग मेडिसिन चालू है, वो पेशेंट कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं।
इसमें से वैक्सीन हमारे इंडिया में जो 2 वैक्सीन अभी अवेलेबल है, एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों भी ये जी पेशेंट जी लगवा सकते हैं और ये सेफ है। जी लेकिन इसके साथ ही मैं यहीं पे एक चीज आपको और बताना चाहूंगा। जैसा जिन मरीजों को एंटी कोगुलेशन ग्रुप के मेडिसिन चालू होते हैं, उन पेशेंट को वैक्सीन लगाते समय साधारण से अधिक सावधानी बरतनी है। और ये जो वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया है, ये मेडिकल सुपरविजन में किसी कार्डियोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही करनी चाहिए। जैसा ये यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहूंगा, जी जिससे हमारे जी व्यूअर्स इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। एंटी कोगुलेशन या ब्लड थिनिंग मेडिसिन, तो रादर देन एंटीकोगुलेशन, मैं ये मेडिसिन को 3 ग्रुप में डिवाइड करता हूँ, जो जी बेसिकली ब्लड थिनिंग मेडिसिन है। सबसे पहला ग्रुप है एंटी प्लेटलेट, दूसरा ग्रुप है एंटी कोगुलेंट और तीसरा ग्रुप है थ्रोम्बोलिटिक्स। ये तीनों भी ब्लड थिनर्स हैं। एंटी प्लेटलेट जो है, हम कॉमनली जो यूज करते हैं वो है एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, प्रेसोग्रिल, टिकागुलार। ये जी एंटी जी प्लेटलेट एजेंट्स हैं। ये एंटीप्लेटलेट एजेंट जिन मरीजों में यूज हो रहे हैं, ये वैक्सीन सेफली लगवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक भी डोज स्किप करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो मेडिसिन है एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट में एक इंजेक्शन होते हैं जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन या कन्वेंशनल हेपेरिन है। यदि इन पेशेंट को वैक्सीन लगाने का है, तो एंटीकोगुलेंट हेपेरिन या लो मॉलिक्यूलर जी वेट हेपेरिन को हम 3 दिन के लिए बंद करते हैं। जी एंटीकोगुलेंट यदि इनको इन मरीजों को वैक्सीन लगाना है, तो ये मेडिसिन को हम 2 से 3 दिन के लिए बंद करते हैं और उसके बाद ही वैक्सीन लगवाते हैं। जी लेकिन और इसी में ओरल ग्रुप के कुछ मेडिकेशंस हैं, जिसमें वारफेरिन, एसिट्रोम और कुछ नए मेडिसिन जैसे रिवोरोक्सेबैन, डेबिगेट्रान, एपेक्सिबेन, ये जी मेडिसिन किसी को चालू है, तो ये जी मेडिसिन के कम से कम 2 से 3 डोजेस मिस करके उसके बाद ही वैक्सीन लगानी चाहिए। अभी ये डोजेस मिस कर सकते हैं या नहीं, ये इसकी जानकारी आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से लेनी होगी। और यदि कार्डियोलॉजिस्ट परमिशन देता है, तो ही ये मेडिसिन मिस करनी है। जैसा कि यदि पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो ये मेडिसिन 1-2 जी दिन के जी लिए हम बंद कर सकते हैं। लेकिन यदि जी पेशेंट को वॉल रिप्लेसमेंट किया हुआ है, तो ये मेडिसिन बंद करना मरीज के लिए घातक हो सकता है। और जी इन मरीजों को पूरी सावधानी के साथ मेडिकल सुपरविजन में ही वैक्सीन लगानी चाहिए। तीसरा जो ड्रग है वो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट है। जिन मरीजों को थ्रोम्बोलिटिक एजेंट चालू है, उन जी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगानी है। थ्रोम्बोलिटिक एजेंट चालू रहते हुए यदि हम वैक्सीन लगाते हैं, तो जिस जगह पे वैक्सीन लगाते हैं वहां ब्लीडिंग होने का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। और साथ ही यदि थ्रोम्बोलिटिक एजेंट चालू है, इसका मतलब है कि क्रिटिकल बीमारी है। ये हार्ट अटैक हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। जी इतना क्रिटिकल बीमारी रहते हुए वैक्सीन लगाना उचित नहीं है। जी सर, जैसा कि आजकल लोगों में डी डाइमर टेस्ट के लिए बहुत सारे मिसकंसेप्शंस लोगों ने सुने हैं और अलग-अलग बातें वो सुनते हैं। तो आप इस टेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे और इसकी कितनी वैल्यू से लोग डरें और इसको कैसे समझें इस टेस्ट को? देखिए, डी डाइमर, बेसिकली डी डाइमर है क्या? जी, डी डाइमर, जब भी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग होती है, अलग अलग केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसमें से एक केमिकल है डी डाइमर। ये डी डाइमर जब रिलीज होता है बॉडी में, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस चालू है। ये ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस कहीं मार लगी, मार लगने के बाद ब्लड क्लॉटिंग हुआ, ये भी हो सकता है। कोई जनरल सर्जरी हुई, पेट का सर्जरी हुआ, पैर का सर्जरी हुआ, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुआ, उसके बाद हो सकता है। ये जी, पैर की वेन्स में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, हार्ट की आर्टरी में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, लंग की आर्टरी में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। किसी भी जगह पे ब्लड क्लॉटिंग होने पे डी डाइमर बढ़ता है। कोविड बीमारी में ब्लड क्लॉटिंग होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और ये कहा जाता है कि कोविड में जो निमोनिया होता है, ये जी, निमोनिया इन्फेक्शन के कारण ना होकर ब्लड क्लॉटिंग के कारण जो लंग में डैमेज होता है, उसके कारण होने वाला निमोनिया है ये, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में पल्मोनरी इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो जी, जी, बेसिकली जब भी डी डाइमर बढ़ा हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट के फेफड़ों में या शरीर के किसी दूसरे आर्टरी में ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। डी डाइमर का वैल्यू नॉर्मली 0.5 माइक्रोग्राम यूनिट से कम होता है। यदि ये जी, 0.5 या 500 यूनिट से कम है, अलग अलग यूनिट में हम जी, कौन से जी, यूनिट में देख रहे हैं उसके हिसाब से, तो यदि ये 500 या 0.5 से कम है, इसका मतलब है कि बॉडी में क्लॉटिंग प्रोसेस ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है कि लंग डैमेज ज्यादा होगा, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन जी, यदि डी टाइमर बढ़ा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि लंग्स की जो रक्तवाहिनियां है उसमें
ब्लड क्लॉटिंग हो रही है या बॉडी में किसी दूसरी जगह ब्लड क्लॉटिंग हो रही है और वहां से ये केमिकल रिलीज होके ब्लड में आ रहा है। जी यदि ये 0.5 से कम है तो इसके लिए हमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। यदि ये 0.5 से 1000 के बीच में है तो हम सिंपल ब्लड थिनिंग मेडिसिन जो होती हैं, जैसा एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल का जो कॉम्बिनेशन या सिंपल एस्पिरिन हम दे सकते हैं। लेकिन यदि ये 1000 के ऊपर जाने लग रही है, 1000 के ऊपर या जी 1 जी मिलीग्राम के ऊपर जाने लग रही है, इसका मतलब है कि क्लॉटिंग एक्सटेंसिव होते जा रही है और इनको जो ब्लड क्लॉटिंग के इंजेक्शन हमको चालू करने होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन या कन्वेंशनल हेपेरिन का इंजेक्शन चालू करना होता है, जिससे ये ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस रुक सके और लंग के अंदर जो डैमेज चालू हो रहा है वो डैमेज कंट्रोल में आ सके। तो डी डाइमर बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। एक आगे के लिए भी एक हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि यदि डी डाइमर 500 से नीचे है तो हमें ब्लड थिनिंग मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। यदि 500 से 750 तक है तो हम एस्पिरिन की गोली 6 हफ्ते के लिए दे सकते हैं। यदि ये 750 के ऊपर जाने लग रहा है जी तो हमें ओरल एंटीकोगुलेशन ग्रुप के मेडिसिन देनी होती है और उसके डोज का सीवियरिटी कितना है ये हम लेवल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यदि ये 750 से 1000 या 750 से 1500 तक है तो हम टैबलेट, लो डोज टैबलेट दे सकते हैं, टैबलेट जिसमें जी नॉर्मली हम लोग एपिक्साबेन 2.5 मिलीग्राम या रिवारोक्साबेन 2.5 मिलीग्राम या जी डेबिगेट्रान 110 मिलीग्राम यूज करते हैं। लेकिन यदि ये 1500, 2000 या उसके ऊपर जा रहा है तो हमें लंबे समय तक इंजेक्शन और उसके बाद में टैबलेट, और जब टैबलेट भी यूज करते हैं तो वो हायर डोज में उपयोग करनी पड़ती है। जी सर, इसके बाद का एक सवाल जो कि पोस्ट कोविड रिकवरी से जुड़ा है कि पोस्ट कोविड रिकवरी में कार्डियक पेशेंट्स को क्या-क्या ध्यान रखने चाहिए और क्या-क्या सतर्कता रखनी चाहिए? देखिए, जिंदगी में किसी को भी कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनमें ऑलरेडी ब्लड क्लॉट कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट की प्रक्रिया ऑलरेडी चालू हुई हुई है। उसमें जी, यदि ब्लड क्लॉटिंग और हो जाए तो हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। हम ये देख रहे हैं कि हार्ट पेशेंट में जिनको ऑलरेडी ब्लॉकेजेस हैं उसमें हार्ट अटैक आने की संभावना कोविड मरीजों में अधिक है। तो इसके लिए इन्होंने ब्लड थिनिंग मेडिसिन बराबर लेनी चाहिए। उसके अलावा अपने डॉक्टर के गाइडेंस में बाकी जो मेडिसिन हैं, जिसमें एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, एटोर्वास्टैटिन, बीटा ब्लॉकर, नाइट्रेट और बाकी जो ड्रग्स हैं वो मेडिकल सुपरविजन में बराबर लेनी चाहिए। कोविड के जी, किसी भी पेशेंट को यदि छाती के बीच के भाग में दर्द, घुटन, दबाव होने लगे, गले में दबाव होने लगे, इसका इंडिकेशन है कि इनको हार्ट अटैक आने की संभावना है। तो इन लोगों ने डॉक्टर से सलाह लेके जांच करवाना चाहिए और अपना इलाज करना चाहिए। तो उसी तरह कोविड के पेशेंट्स में लंग में ब्लड क्लॉट होने की, पैरों की नसों में ब्लड क्लॉट होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि कोविड के मरीज में एक या दोनों पैर में सूजन आने लगे, दम जो पहले लगता था कम हो गया था और अभी फिर से दम बढ़ने लगा है, इस प्रकार की परिस्थिति आने पर इनको इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह लेके वेनस डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी ये जांच करके समय जी, जरूरत के हिसाब से उसका इलाज करना चाहिए। जी, जी। मुझे लगता है सर इससे बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको उनके जो मिसकंसेप्शंस और जो उनने धारणाएँ बनाई हैं, वो दूर हुई होंगी एंड आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने कोविड टॉक्स के लिए समय निकाला एंड आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप कोविड टॉक्स पे आए। थैंक यू।